तो पूरे चैप्टर को इंडियन इकोनॉमी का शॉर्ट में बोलते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश रूल से पहले हमारा इकोनॉमी कैसा था, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और प्रोस्पेरस इकोनॉमी था। एग्रीकल्चर हम लोग का मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड हुआ करता था। हम लोग पूरे वर्ल्ड में फेमस थे किसके लिए, अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस क्या था हमारे इंडिया के अंदर में, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना, ना कि हमारे इंडिया का डेवलपमेंट करना। इससे हमारे कंट्री का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल करके रख दिए इकोनॉमी का। हम लोग को क्या बना दिए, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। और उस दौरान हम लोग का नेशनल इनकम भी काफ़ी कम था, पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी लो था। हालांकि ब्रिटिशर्स लोग तो कभी कोशिश किए नहीं हम लोग का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। कुछ इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स के द्वारा अटेम्प्ट लिया गया था, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, विलियम टिकबाई, फिंडले सेरास, वी.के.आर.बी. राव, आर.सी. देसाई। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्टीमेट किसका माना गया है, डॉक्टर राव का, डॉक्टर वी.आर.बी. राव का। उसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का हालात देखे थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टेग्नेशन था, उसके पीछे का वजह क्या था, 4 वजह था। पहला, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग जमींदारी सिस्टम भी बोलते थे, ठीक है। यहाँ पर कल्टीवेटर्स लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा क्या वसूल किया जाता था, लगान वसूल किया जाता था। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का और हमारे जमींदार का कोई भी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बारे में उनका कुछ भी नहीं था। उनको सिर्फ और सिर्फ टाइम पर क्या चाहिए था, लगान चाहिए था। भले कि कल्टीवेटर्स मर जाए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं था। प्रोडक्टिविटी उस समय ज़्यादा नहीं होता था हमारे एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि हमारे पास अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था, इरीगेशन फैसिलिटी हमारे पास अच्छा नहीं था, और फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल किया जाता था। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ था टेरेसिंग में, फ्लड कंट्रोल सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है। और एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन होने की वजह से भी खराब हुआ। मतलब फूड क्रॉप से अब लोग क्या प्रोड्यूस करने लग गए, कैश क्रॉप्स, ठीक है, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया। तो बेसिकली जूट कॉटन का इस्तेमाल कहाँ होता था, ब्रिटिशर्स लोग इसको एज ए रॉ मटेरियल लेकर के जाते थे अपने इंडस्ट्री में ब्रिटेन में, और वहाँ पर जूट से, कॉटन से जो भी प्रोडक्ट्स बनता था उसको इंडिया में ला करके बेचते थे, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें हम लोग के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिक्लाइन किया गया। तो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कैसे डिक्लाइन किया गया, एक डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी के थ्रू। इसमें क्या होता था, अगर हम लोग इंडिया से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करेंगे अगर ब्रिटेन में, तो टैक्स नहीं लगेगा। वहां से जो माल बन करके इंडिया में आएगा उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम लोग अपने हैंडीक्राफ्ट को अगर बेचना चाहेंगे, मतलब एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी इंपोज किया गया, जिस वजह से धीरे धीरे हम लोग का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया। इनके पीछे उनका मेन मकसद क्या था, ताकि वो लोग इंडिया से क्या मिल सके, रॉ मटेरियल मिल सके सस्ते रेट में, और वो लोग अपना माल इंडिया में बेच सकते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ, हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खराब होने से बेरोजगारी बढ़ गया। सारे जो कारीगर थे, आर्टिसंस लोग थे, वो बेरोजगार हो गए, और हम लोग फिर अपना इंपोर्ट करना चालू कर दिए ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को, ठीक है। तीसरा, हम लोग के पास कोई खास कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज नहीं था, बिकॉज ब्रिटिशर्स लोग कभी चाहते नहीं थे कि हम लोग अपने पैर पर खड़े हो। वो लोग हमेशा हम लोगों को ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट रखना चाहते थे, ठीक है। हम लोग का जीडीपी में भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और पब्लिक सेक्टर का भी रोल जो था काफी लिमिटेड था। जैसे कुछ एरिया में रेलवे हो गया, पावर जनरेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पोर्ट एंड सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स में, ठीक है। ये रीजन फॉर डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री समझा दिया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसके बाद फॉरेन ट्रेड का हम लोग का कैसा क्या सिचुएशन था, हम लोग क्या बन करके रह गए थे, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स। लगभग 50% से ज्यादा हम लोग का जो ट्रेड होता था उसके ऊपर मोनोपोली कंट्रोल था किसका, ब्रिटेन का। और रेस्ट जो हम लोग करते थे वो किसके साथ करते थे, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ और ईरान के साथ। हालांकि एक्सपोर्ट सरप्लस खूब जनरेट हुआ, खूब पैसा कमाए, बट वो पैसा 3 जगह यूज हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पैसे को अपना जो भी ऑफिस वगैरह सेटअप करती थी वहां पर इस्तेमाल की, वार के खर्चे के लिए इस्तेमाल की, और जो भी इंपोर्ट करती थी इनविजिबल आइटम जैसे कि सर्विसेज वगैरह, उस जगह वो पैसे का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। अगर हम लोग बात करें तो कोई खास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को नहीं मिला। हम लोग का पहले से शुरू से लेकर के प्रीडोमिनेंट रहा गया, एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट रहा, ठीक है। उसके बाद कुछ रीजनल वेरिएशन देखने को मिला, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स के अंदर में एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग शिफ्ट होकर के किस में जाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। और उसी समय उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब के अंदर में तुम देखोगे तो एक वर्कफोर्स बढ़ गया किसके अंदर में, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में, ठीक है। इसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर में 6 पॉइंट है। हम लोग का बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम था, 32 ईयर्स के आसपास में था। ओवरऑल लिटरेसी लेवल कितना था, 16% से भी कम। अगर फीमेल लिटरेसी का बात करें तो लेस देन 7%। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज काफी पुअर था और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम लोग देखें कि एक ईयर 1921 को क्या बोला जाता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इससे पहले हम लोग का जो पॉपुलेशन था वो कंसिस्टेंट नहीं था, कभी बढ़ता था कभी घटता था। लेकिन 1921 के बाद से लगातार हम लोग का पॉपुलेशन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो रोड्स वगैरह बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, रेलवे बनाया गया। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में तो कुछ खास कमाल हुआ नहीं। कम्युनिकेशन में पोस्ट एंड टेलीग्राफ का एक सिस्टम था और एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का सिस्टम था, बट इनके पीछे इनका कुछ अलग ही मकसद था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे का मेन मकसद क्या था, जैसे रोड्स वगैरह बनाया गया ताकि वो लोग अपने आर्मी को, ब्रिटिश आर्मी को पूरे इंडिया में चारों तरफ क्या कर सके, फैला सके, और रॉ मटेरियल को इजीली एक जगह से पोर्ट तक, रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया
जा सके, ठीक है। रेलवेज को बनाया गया ताकि पूरे वास्ट टेरिटरी इंडिया के ऊपर क्या कर सके, अपना कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर सके और अच्छा खासा फॉरेन ट्रेड से पैसा कमा सके, रेलवे को पोर्ट के साथ लिंक करके। और रेलवे अपने आप में एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट भी था ब्रिटिश फंड्स के लिए। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का जो सिस्टम लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए था। यही था हम लोग का पूरा चैप्टर नंबर 1।